नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। आज मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में करेंगे शिरकत। आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से करेंगे संवाद। प्रयागराज में तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में वर्चुअल शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम। धामी इंडिया थिंक काउंसिल का जताया आभार। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों गाड़ियों को आरटीओ कार्यालय में किया गया जब्त। 10-19 टीमें बनाकर की छापेमारी। उत्तराखंड में गुलदार का नहीं हो रहा आतंक खत्म। नैनीताल में महिला पर हमला कर उतारा मौत के घाट। दहशत का माहौल। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में पहुंचेंगे। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन और इंटेलिजेंस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। मसूरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से लगभग 11:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे मसूरी के पोलो ग्राउंड जाएंगे। पोलो ग्राउंड से अमित शाह कार के जरिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि अकादमी में गृहमंत्री अमित शाह भारतीय लोक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। यहां उनका विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने का प्लान है और अमित शाह मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में पहुंचेंगे। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन और इंटेलिजेंस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज होने वाला है। कितना खास, कितना अहम होने वाला है? कार्यक्रम को लेकर पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। कब वो पहुंचेंगे, वहां क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का? हिमांशु, से आपको बताना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो आज उत्तराखंड दौरे पर हैं और 1 दिवसीय दौरे पर हैं। वो तकरीबन जो है 11 बजे के आसपास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं अजय कुमार और जो संगठन महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, वो लोग उनका वहां पर स्वागत करेंगे। और इसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री सीधे मसूरी के लिए रवाना होंगे बाइक चौपर, क्योंकि उनका चौपर जो है पोलो ग्राउंड में तकरीबन जो है 12:30 बजे के आसपास उतरेगा और इसके बाद वो सीधे वहां से बाय रोड जो है लबासना के लिए निकलेंगे। लबासना में जो है गृह मंत्री जितने भी IAS IPS जो वहां पर सर्विसेज की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके साथ संवाद करेंगे और इसके साथ साथ वो उम्मीद भी की जा रही है कि प्रशासन से एक अहम बैठक भी ले सकते हैं यूसीसी
आईपीसी को लागू करने को लेकर प्रशासन से अहम बैठक भी ले सकता है। और इसके साथ ही साथ जो राजनीतिक हलचल उत्तराखंड में है, नगर निकाय लेट से है, पंचायती राज के चुनाव लेट से है, तो इस संबंध में जौलीग्रांट एयरपोर्ट में भी जो है भाजपा के पदाधिकारियों के साथ वो एक बैठक ले सकते हैं और तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास से जौलीग्रांट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है, जिसके आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने इंडिया थिंक काउंसिल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिवेणी की एक भूमि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली के साथ हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला कुंभ धार्मिक स्नान, पाप मुक्ति के साथ ही व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के संगम की इस पुण्य धरा पर आयोजित कुंभ कॉन्क्लेव में आप सबके साथ जुड़ने का, विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए इंडिया थिंक काउंसिल की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला ये धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। ऋषिकेश एक्सीडेंट हादसे में यूकेडी के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित दिवंगत पवार के घर पर पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र जी की राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका रही है। उनके निधन से राज्य को बड़ी क्षति हुई है और मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच की जाएगी। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र बनेंगे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य में 11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। इनके साथ ही राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित अपने जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्तराखंड राज्य जो है बड़े संघर्षों के बाद हम सबको मिला है और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से
जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीज़ों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है, उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे। 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को पहले मिलता था। एक याचिका के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई थी। दोबारा से सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा किया और इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को, कांग्रेस पार्टी को लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरकार के दरवाजे पर कई प्रदर्शन हुए, आमरण अनशन तक हमारे राज्य आंदोलनकारियों को करना पड़ा। अब इस पर शासनादेश जारी हो गया, अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। अब देखते हैं राज्य आंदोलनकारियों को इसका कितना लाभ मिलता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा की गई तो निश्चित तौर पर फिर से राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश बढ़ेगा। हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने 19 टीमें बनाकर शहर में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को आरटीओ कार्यालय लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से वाहन चालकों और लोगों ने परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए। आरोप में कई चालकों का ये कहना था कि परिवहन विभाग ने उन्हें घर से बाहर निकलते ही उठा लिया, तो कहीं कई अन्य चालकों ने ये भी कहा कि उनकी गाड़ी खाली थी, इसके बावजूद भी ये कार्रवाई उन पर की गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों में काफी रोष है। हमने पहले भी बता दिया था और कुछ गाड़ियों के कागज भी खत्म है, इसलिए उन पे एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई और ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी इसके बाद ऑटो पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिनका सत्यापन हो चुका है, डेट खत्म हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑटो पे भी इस चीज़ की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 50 से 60 गाड़ियां हैं जिनके खिलाफ हमने अभी सुबह हमारी टीम्स ने कार्रवाई करी है। और अगर कोई न्यूसेंस करेगा रोड पे, अगर कोई भी गाड़ी, टैक्सी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, रोड पे किसी का न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी एनफोर्समेंट की टीम आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। हमें भी पता नहीं चला कि क्यों 5 सर दादागिरी चल रही है और कुछ सारी सवारियां परेशान और यहाँ सवारी भर भर के आए हैं, तो बच्चे आए हैं यहाँ जिन गाड़ियों में वो अभी आरटीओ ऑफिस में खड़े हैं, वो बच्चे भी बड़े परेशान हैं। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है सर। मैं तो अभी सुबह मैं स्टाफ में चलता हूँ, रोज़ अपने ये टीचर लोगों को ही ले जाता हूँ, ड्यूटी जो करते हैं उनको सुबह ले जाता हूँ, शाम को लाता हूँ। और मैं अभी वहाँ पे सवारी भर रहा था तिकोनिया में, एक मैडम का इंतजार कर रहा था, मतलब साइड में लगा रखी थी गाड़ी और मेरे को पकड़ के ले आया है यहाँ पे। और मैडम लोगों को कहा, उनसे कहा दूसरी गाड़ी में जाओ आप। मैं घर से निकला था, मुझे कुसुमखेड़ा में रहता हूँ, मैं कुसुमखेड़ा से 100 मीटर आगे जाके हाथ दिया गया। मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी मेरी यहाँ आरटीओ ऑफिस में बंद है और बोले तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई। मैंने कहा सर बता दो दीजिए क्या है। वो बोले वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। मैं गया, मैं पूछा सर क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक क्या है। अभी जाके बोल रहे हैं कि आप चालान करवाइए और जाइए। मेरे गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब कुछ है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता अपर्णा संस्था की सचिव रीनू ठाकुर ने की है। कार्यक्रम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान मौजूद सभी सदस्यों ने बाल विवाह के उन्मूलन हेतु शपथ ग्रहण की है। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विभा यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन देना है। सभी प्रतिभागियों ने एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सभी का बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। किशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सभी विश्वविद्यालय में सितंबर तक एडमिशन पूरे कर छात्र संघ चुनाव कर ले, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में अक्टूबर तक तो छात्रों के एडमिशन कराए। ऐसे में सितंबर में चुनाव कैसे हो सकते थे,
इसलिए ये आदेश गलत है, इस पर रोक लगा दी जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट और यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा गया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक शैक्षणिक कैलेंडर होगा, उसी के आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। नैनीताल के भीमताल में बीते दिनों जंगलों में चारा लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए हैं, जिससे कि हमलावर जानवर को पकड़ा जा सके। बाल का कलेक्शन करना है और मौके से जाके कलेक्शन करना है, उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये टाइगर है या लेपर्ड है, क्योंकि खाली टाइगर है लेपर्ड है बोलने से नहीं होगा, उसका एविडेंस हमें चाहिए। और उसको फिर हम अपने, जब पिछली बार भी हमने WI भेजा था और उसी से फिर जांच हुई थी। नहीं तो कोर्ट, आप जानते हैं कोर्ट में हमको जो है कितनी तरीके से जो है आपका उस पर भी रोक लगा दी थी, जो आपके मारने के आदेश से। फिर जब हमने दिखाया कि साहब ये वही बाल हैं, तब जा करके कोर्ट जानती थी। तो वो भी होता ही है, पूरा साइंटिफिक हम उसका एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो आज ही रात में हमारा एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा। पिंजरे के लिए मैंने बोल दिया है, अब ये अगर टाइगर है तो हमें बड़े पिंजरे लाने पड़ेंगे। उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए तेजी से विकास हो रहा है, जिसकी वजह से राज्य की GDP में पिछले 2 सालों में 1.3 गुना उछाल आया है। वहीं साल 2017 में अब तक प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ा है और प्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन क्षमता बेहतर हुई है। इसी क्रम में वहीं राज्य सरकार ने उत्तराखंड की GDP को अगले 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कृषि के क्षेत्र में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा। इसी को लेकर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, सुनाएंगे। जैविक खेती में आज हम 38% जैविक हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा, इसे हम 50% तक लेकर जाएंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती के लिए हमने 6400 हेक्टेयर गंगा के किनारे का क्षेत्र है, उसको चुना है। और आज ही प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत बड़ा घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो निश्चित ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसके उत्पाद को बढ़ाएंगे और जो हमारी GDP के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में CDS, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डीन डायरेक्टर मौजूद रहे। CDS अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद एक छात्र को कुलाधिपति गोल्ड पदक सहित 1172 विद्यार्थियों को उपाधि और दीक्षा दी गई है। इस अवसर पर सर्वोत्तम एक विद्यार्थी दीक्षा प्रीति को कुलाधिपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कुलपति के 15 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 12 कांस्य पदक भी विभिन्न विषय के सर्वोत्तम स्नातकों को प्रदान किए गए थे। दिन था कि आज GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के 36वें कन्वोकेशन सेरेमनी को रूप दिया गया। आज के दिन में 1172 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई और 81 को मेडल से नवाजा गया।
लेकिन बहुत खुशी की बात थी कि हमारी बेटियां एक बार फिर एक जीत हासिल की। उन्होंने 61% जो हमारे मेडल विनर्स थे उसमें हमारी बेटियां। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि किस प्रकार से जो फूड सिक्योरिटी के इलाके के अंदर में जीबी पंत अपना एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर में एक क्रांति ला सकता है, किस प्रकार सीड्स के ऊपर में, फसलों में, उत्पादन में। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसों का खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह 8:30 बजे के लगभग लोहाघाट से टनकपुर की ओर जा रही लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट बस अड्डे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर बीच सड़क में खराब हो गई। इसकी वजह से लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। जाम में सैकड़ों स्कूली बसें और यात्री फंस गए थे। जब काफी देर तक जाम नहीं खुला तो मल्लिकार्जुन स्कूल के बच्चे पैदल स्कूल को रवाना हो गए। जाम के कारण डाक बंगला सड़क में भी लोगों को जाम से जूझना पड़ा है। लगभग 1 घंटे बाद किसी तरीके से बस को सड़क से हटाया गया। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में कई दिन से डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों के द्वारा किया जा रहा अनशन भाजपा नेता के प्रयास के बाद आखिरकार समाप्त हो गया है। अनशनकारी महिलाओं को जूस पिलाकर भाजपा नेता विकास शर्मा ने उनका अनशन खत्म करा दिया है। डॉल्फिन मजदूरों का आमरण अनशन और धरना भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के द्वारा मीडिया के समक्ष अनशनकारी महिलाओं और मजदूरों की कार्य बहाली कराने के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। निर्णय लिया गया कि कंपनी प्रबंधक से बातचीत करने के बाद धीरे धीरे सभी कर्मचारियों को काम पर भेजा जाएगा। पहले चरण में सभी महिला मजदूरों और विकलांग मजदूरों की कार्यबहाली की जाएगी। उसके पश्चात अन्य चरणों में शेष मजदूरों की भी कार्यबहाली की जाएगी। छोटे मोटा बीच में तनाव आ रहा था, जो छोटी मोटी बातें थी जिसपे इनकी लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई है। वो प्रबंधन ने भी मुझे पूरा भरोसा दे दिया है कि वो सारी बातें मानने को तैयार हैं। इधर से कर्मचारी भी तैयार हैं कि हम बैठ के अब वार्ता करेंगे और बात के साथ काम करेंगे। उनकी तरफ से भी बड़ा दिल किया उन्होंने, उनके प्रबंधन ने। उन्होंने भी कहा है कि हम लोगों को थोड़े लोगों को अंदर करते जाएंगे और जो लोग अच्छा काम करते जाएंगे उनको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम धीरे धीरे करके अपने सारे मजदूरों को ले लेंगे, क्योंकि अभी कुछ उन्होंने मजदूर नए भी रख लिए हैं, ये हड़ताल पे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।